हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्ट्रेटजी शोज द बिगर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू डिसाइड विच प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट्स टू कम्पीट एंड इन विच जियोग्राफिकल रीजन्स टू ऑपरेट। यानी कि ये इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा व्यू देती है और ये डिसाइड करती है कि हमें किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस पे और किस मार्केट में कम्पीट करना है, यानी कि हमें किस मार्केट में आगे बढ़ना है और कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन हमको डिसाइड करना है। तो दैट इज़ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी इज़ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी इज़ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी या ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। सो हमारा राइट आंसर है इसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, क्योंकि जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जहाँ पे हम डिसीजंस हाईएस्ट लेवल पर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई लेवल डिसीजंस होते हैं वो हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी पर लिए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि स्ट्रेटजीज़ को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। 3 लेवल पर हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पहला कॉर्पोरेट लेवल, देन दूसरा बिजनेस लेवल एंड तीसरा फंक्शन लेवल। और हमारी जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसी के अंडर में हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी वर्क करती हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हमारी डिसाइड करती हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट में, कौन सी सर्विस में डील करना है, कौन से मार्केट में हमें कम्पीट करना है और कौन सा जोग्राफिकल एरिया हमें चूज़ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द people who start and organize a business venture and assume the risk for it। कौन से लोग जो है बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस वेंचर का रिस्क को अज्यूम करते हैं। पहला है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है आपके एंटरप्रेन्योर्स, तीसरा है आपका सीनियर मैनेजमेंट, चौथा है आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वही बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस वेंचर को किसी को स्टार्ट करते हैं और उसके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क है उसको लेने की कैपेसिटी रखते हैं और जितना भी प्रॉफिट होगा उसको बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, यानी कि वो जितना भी रिस्क उनको होने वाला है वो उसको पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं एंड दे आर कैपेबल इनफ टू बेयर दैट लॉस। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एंटरप्रेन्योर्स। Now question number 3, which segment is related to workforce diversity, religions, tradition, career preferences, attitude, languages and lifestyle। इनमें से कौन सा सेगमेंट जो है वो रीजन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, करियर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता है। तो वो होता है हमारा सोशियो कल्चर सेगमेंट। सोशियो कल्चर सेगमेंट जो होता है वो हमारे वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी को, रिलीजन को, मतलब वर्क फोर्स यानी कि जो हमारे यहाँ ह्यूमंस काम कर रहे हैं, जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा वर्क फोर्स है, वो अलग अलग तरीके से डाइवर्स हो गया। डाइवर्स का मीन्स क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, और किसके बेसिस पर? करियर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज, एटीट्यूड के बेसिस पर। तो ये हमारा आता है सोशियो कल्चर में, इट रेफर्स टू सोशियो कल्चर सेगमेंट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Dash is a lost cost brood based market strategy. This strategy is particularly effective in case of price sensitive buyers in the market। इनमें से क्या है? लॉस्ट कॉस्ट ब्रूड बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यानी कि लॉस्ट कॉस्ट यानी कि कम कॉस्ट। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी उन बायर्स के लिए होती है जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं, यानी कि प्राइस का घटना या बढ़ना उनको बहुत ज़्यादा, उनकी परचेजिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट है कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी, सेकेंड है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और ऑप्शन डी है डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी। कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी में क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो कि एक स्पेसिफिक मार्केट को, एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करती है और उनको जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, यानी कि जो प्राइस ज़्यादा बड़ा प्राइस अमाउंट का नहीं पे कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, उनका प्राइस वो लो रखते हैं। तो दैट इज कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय आइडेंटिफाइंग इट्स। यानी कि जो BCG मैट्रिक्स हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन बी है मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, या कॉम्पिटिटिव स्कोप एंड
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो देखिए BCG मैट्रिक्स जो होता है उसमें दो तरीके से हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। सो BCG मैट्रिक्स में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें दो वो कैटेगरीज हैं हमारी मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर रेट। ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है और दूसरा वर्टिकल एक्सेस पे होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द प्रोसेस विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ मच रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन कैन पॉसिबली मेक इन नेक्स्ट 1 to 5 years एंड हाउ मच फंड्स द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू स्पेंड टू अर्न दैट रेवेन्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कॉर्पोरेट ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट बजटिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है, यहाँ पे आंसर आपका बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर नहीं है, जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, जैसा कि इसमें टाइम दे रखा है 1 to 5 years। ठीक है, तो कॉर्पोरेट हम प्लानिंग करेंगे कि हमें जो हमारी रेवेन्यू है वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हैं उनको उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेट करेंगे और देन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Now question number 7, which planning method is typically employed by companies that are small, busy and have not done much strategic planning before? इनमें से कौन सी प्लानिंग टेक्निक जो है उन कंपनीज के द्वारा ली जाती है जो कि छोटी हैं, व्यस्त हैं और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं अपनाई है या नहीं की है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए बेसिक स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ऑप्शन बी गोल बेस्ड प्लानिंग, ऑप्शन सी अलाइनमेंट मॉडल, ऑप्शन डी सिनेरियो प्लानिंग। तो जैसा कि जब हमारी कंपनी जो है वो छोटी है, व्यस्त है और कुछ उसने बहुत ज़्यादा अपना प्लानिंग स्कोप नहीं किया है, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं की है उसने, तो वो एक सिंपल बस जस्ट जो बेसिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है उसी को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो भी कम है। ठीक है, कंपनी बिजी भी है और छोटी भी है, तो वो बेसिक स्ट्रेटेजी को ही अडॉप्ट करेगी। ना क्वेश्चन नंबर 8 है, ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस प्लानिंग मेथड इज टू, क्वेश्चन नंबर 8, द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस प्लानिंग मेथड इज टू एंश्योर स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट अमंग द कंपनीज मिशन एंड इट्स रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली और ऑपरेट द कंपनी। यानी कि इसका ओवरऑल पर्पस प्लानिंग का क्या है कि जो कंपनी के मिशन है उसको और रिसोर्सेज को एक साथ जोड़ देना, ताकि कंपनी जो है वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए टू अचीव द टारगेट्स, टू अचीव द गोल, टू अचीव द मिशन एंड विजन। ठीक है, सो दैट इज बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग, अलाइनमेंट प्लानिंग या सिनेरियो प्लानिंग। सो हमारा जो ऑप्शन है वो है आंसर सी। ठीक है, अलाइनमेंट मॉडल। अलाइनमेंट मॉडल में क्या होता है कि जो हमारी कंपनीज के मिशन हैं, हम उसको जो हमारा रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारा मिशन और हमारा रिसोर्सेज, हमारा लक्ष्य और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसको एक साथ जोड़ देते हैं टू अचीव द गोल, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो ये होगा हमारा गोल अलाइनमेंट मॉडल। So option C is the right answer. Now question number 9, at which stage of the product life cycle the profit margin of product is very high? इनमें से कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज पर जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन स्टेज, ऑप्शन बी है मैच्योरिटी स्टेज, ऑप्शन सी है ग्रोथ स्टेज और ऑप्शन डी है डिक्लाइन स्टेज। तो देखिए, जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द मार्केट। उसमें लोग जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट का जो एक तरीके से बर्थ होता है या फिर उसका इंट्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज में अब उसकी सेल यहाँ पे होना इंक्रीज़ हुई है। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो प्रमोशन कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अब मैच्योरिटी स्टेज में वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, बढ़ना शुरू होता है, लाइक उसकी सेल बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, देन उसके बाद है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट जो डिमांड होती है वो इंक्रीजेज होती है, जो प्रॉफिट ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। ठीक है,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन अवेलेबल इन ग्रोथ स्ट्रेटजी? इनमें से क्या ऑप्शन ग्रोथ स्ट्रेटजी में अवेलेबल होता है? कंसंट्रेशन, कंसोलिडेशन, एक्सप्लोरेशन या कॉम्बिनेशन? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है जो कि फोकस करती है एक सिंगल प्रोडक्ट पर या फिर एक सिंगल मार्केट पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट पर या सिंगल मार्केट पर कंसंट्रेट करना ताकि आपका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा बढ़ सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और एक तरीके की ये हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द रीजंस फॉर कंडक्टिंग अ कॉर्पोरेट एनालिसिस? इनमें से क्या कॉर्पोरेट एनालिसिस में हेल्प करता है? कॉर्पोरेट एनालिसिस का रीज़न हो सकता है ऑप्शन ए, इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्ट्रेंथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जिसका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे भी गलत टाइप हो गया है ये आंसर। जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये नहीं है आंसर गलत, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट एनालिसिस में हम अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को, अपने प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इनकी बढ़ाने की भी सोचते हैं, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में भी सोचते हैं, और किसी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन करंट जो हमारी अब की क्या करंट स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुपिंग जॉब्स दैट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज इज अ टाइप ऑफ। जॉब्स को एक स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल या रिसोर्सेज के बिहाफ पर ग्रुप कर देना किस टाइप का डिपार्टमेंटलाइजेशन है? ठीक है, सो दैट इज ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन या मार्केट डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन बी। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जॉब्स को सिमिलर फंक्शंस के और सिमिलर टास्क के ऊपर ग्रुप कर देता है, यानी कि जॉब्स जिनका भी सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर टास्क है, उनको एक ग्रुप में कर दिया। ठीक है, सो उसी बेसिस पर वो ग्रुप में डिवाइड कर देता है अगर उनके अंदर सिंगल टास्क, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तो। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशनल इशू परटेन टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से क्या इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कैसा है उसको बताता है? माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बताता है, मैक्रो बताता है, माइनर बताता है, या मेजर बताता है? तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा है ये हमें माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पता चलता है। ठीक है, या फिर हम इसको माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल पर रखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड परफॉर्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसे इश्यूज़ को बताते हैं जो कि इंडिविजुअल का बिहेवियर बताता है कि किसी भी एक जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका क्या बिहेवियर है और वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो दिस कम्स अंडर द हेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन डैश मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर completely और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली विया टेली कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू करते हैं? पर टेली कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, सेकंड इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, योर सी इज सेल्फ मैनेजमेंट टीम्स, एंड योर ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से या तो एंटायरली किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? टेली कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं, वर्किंग रिमोट के साथ। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, one approach which is the combination of two or more different structures is used to overcome the inadequacies in the is called। इनमें से कौन सी अप्रोच दो अलग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करना और एक किसी इनएडुकेंसी को यानी कि एक किसी अनसर्टेनिटी को ओवरकम करना जो है हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम दो
या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं किसी एक इनएडुकेंसी को हटाने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्रेनिंग मॉडल फोकसेस ऑन हैविंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डीलिंग विद द डिफरेंट कल्चर। इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मॉडल फोकस करता है कि हम अलग अलग कल्चर्स की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानना और उनको एक साथ कैसे मैनेज करना। तो सेल्फ अवेयरनेस मॉडल नहीं हो सकता, कल्चरल अवेयरनेस मॉडल, इंटेलेक्चुअल मॉडल या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज कल्चरल अवेयरनेस मॉडल। यानी कि जो हमारा, आप देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वो किसकी है, कल्चर की है, ठीक है। यानी कि कल्चर के बेस पर बात हो रही है यहाँ पे। तो कल्चरल अवेयरनेस मॉडल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ शेयर्ड कॉमनली हेल्ड बॉडी ऑफ जनरल बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट डिटरमाइन व्हाट इज राइट फॉर वन ग्रुप। इनमें से कुछ कॉमन ये शेयर्ड बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो कि एक ग्रुप के लिए सही हैं, ठीक है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके लिए वो बिलीव्स जो बनाए गए, उसके विश्वास हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो उसके लिए सही है, तो उसमें से हम उनको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या मार्केट एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली हम उसको क्या कहेंगे, कल्चरल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे देश में और अलग कंट्री में सबका अपना अपना एक कल्चर है उस ग्रुप का, पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है। और वो पर्टिकुलर ग्रुप डिवाइडेड है रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रीजन के बेसिस पर भी डिवाइड है, और वो अपनी उसी टर्म्स को, उन्हीं पॉलिसीज़ को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप का जो जनरल बिलीफ है, जो जनरल वैल्यूज़ है, वो अलग है। सो दैट इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इनमें से क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स का पार्ट है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, वन पार्टी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या ऑल ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये तीनों ही चीज़ें आती हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज़ एक साथ रूल कर, काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं वो रूल कर रही हैं। वन पार्टी स्टेट यानी केवल एक ही पार्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जहाँ पे कि फुल न डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि मोनार्की है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डैश फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर अलाउड टू डिटरमाइन प्रोडक्शन एंड प्राइस। इसमें से कौन सा फोर्स सप्लाई और डिमांड का प्रोडक्शन और प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, मार्केट फोर्स या डिमांड, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्केट। मार्केट में क्या होता है कि हमारा जो डिमांड फोर्सेस हैं उनका प्रोडक्शन क्या रहेगा, प्राइसेस क्या रहेगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड सो ऑन आर ऑल्सो ऑफ्टर एसोसिएटेड विद विच एनवायरनमेंट। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनमें से कौन से एनवायरनमेंट के साथ हैं, मार्केट एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर हैं, ठीक है। फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये हमारे इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्रिक वातावरण से जुड़े होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए एक एडवांस लेवल पर जो हमारी मास्टर ब्लैक बेल्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ दीज एवेल्यूएशन प्रोसेस देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। इनमें से क्या एवेल्यूएशन प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल में डिफरेंस होता है। मेजर परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन, टेक करेक्टिव एक्शंस या सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एनालाइजिंग डेविएशन। इन्वॉल्व करता, एनालाइजिंग डेविएशन में आता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सही है, जो मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं अगर हम उसके
उसमें और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई अगर गैप है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कम्स अंडर द हेड ऑफ analyzing deviation. Option B is the right answer. Now question number 23, in which step of evaluation process a company identify the target, determines the tolerance and around those targets and specific the timing? इनमें से किस में जो कंपनी है वो अपने टारगेट्स को सेट करती है और जो टॉलरेंस है और टाइमिंग को भी सेट करती है, ठीक है। ऑप्शन ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी एनालिसिस डेविएशन, ऑप्शन सी टेक करेक्टिव एक्शंस, या ऑप्शन डी सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे भी थोड़ा आंसर का टाइपिंग का मिस्टेक है। जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही नहीं है, ठीक है। जो हमारा सही आंसर है वो है आंसर डी, सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। यानी कि सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड में ही जो हम कंपनी के टारगेट्स होते हैं उनको सेट करते हैं, ठीक है, और टाइमिंग को स्पेसिफिक करते हैं और परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर, HRM, CRM, CSCM या नन ऑफ दीज। इनमें से किसके अंदर हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीट करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज SCM, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है और कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज कंसीडर्ड एज। जो इनमें से